हेलो दोस्तों, आज है 16 जनवरी। तो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला है नोवाक जोकोविच को लेकर। तो नोवाक जोकोविच सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच जीत गए हैं। तो नोवाक जोकोविच जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो अभी जीता है 2025 में, उसके बाद उन्होंने फेडरर का रिकॉर्ड जीता है और सबसे ज़्यादा जीत लिए हैं। 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीते हैं। तो ये है दुनिया के सबसे अधिक जीतने वाले खिलाड़ी, वो बन गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा नोवाक जोकोविच का। अगला है भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर। आर्थिक वृद्धि को देखें तो क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट निकाली। अब ऐसे सुनते रहते हैं कि डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ और ऐसे कई सारे इंटरनेशनल संगठन होते हैं, वो अपना अपना बताते रहते हैं। तो ये क्रिसिल ने बताया है अनुमान। तो क्रिसिल ने कहा है कि 25 में जो फाइनेंशियल होगा उसमें जीडीपी वृद्धि 6.7 के आसपास होगी। तो इसी के इर्द गिर्द बता रहे हैं सारी संस्था। 6.6, 6.7। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसा ही था। तो बताया 6.7 के आसपास। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो वो सीपीआई वो बताया है कि मुद्रास्फीति है कंज्यूमर वाली, तो वो 5.2 के आसपास उपभोक्ता मूल्य की मुद्रास्फीति बताई है। अगला है जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बताया 5.2। तो ये तीन बताए, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही रहेगा। थोड़ा 6.7 के आसपास बताया है क्रिसिल ने। कौन सा? अपना पूरा वृद्धि दर है जो जीडीपी की है। अब क्रिसिल के अनुमान हेडलाइन मुद्रास्फीति बताई है उन्होंने कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 4% की ओर बढ़ रही है, खाद्य बताया है। और ये अब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हेडलाइन मुद्रास्फीति को देखें, क्योंकि इन फैक्ट में से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो रेट के चीजों में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ऊपर चलते जा रही है, क्या हो गई? महंगाई बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था में महंगाई को मापने का एक व्यापक तरीका है, क्या? हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मुद्रास्फीति है, वो क्या है? महंगाई को मापने का एक तरीका है। ये उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे जाने वाली सभी वस्तुओं के, सेवाओं के बदलाव को दर्शाता है। तो किसके द्वारा? उपभोक्ता मतलब आम इंसान, उपभोक्ताओं के द्वारा कोई चीज को खरीदा जा रहा है, सामान को, या सेवाओं की कीमतों में बदलाव हो रहा है। पहले एक सेवा मिलती थी, मान लो एक कंपनी रिचार्ज दे रही थी 100 रुपए का, वो 110 का हो गया, तो सेवा के रेट बढ़ गए कि नहीं? तो उनके बदलाव को भी मापता है। तो ये क्या हो गया? हेडलाइन मुद्रास्फीति। इसका थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो खा इसमें यह जो हेडलाइन मुद्रास्फीति होगी, यह खाद्य पदार्थों, ऊर्जा, परिवहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को कवर करता है। तो किसे किसे कवर करेगा? हेडलाइन में फूड वाला है, एनर्जी वाला है, परिवहन वाला। अब इसे याद करो एक स्टोरी, मतलब ऐसे कि एक जब खाद्य प्रोडक्ट को लेके जाते तो उस पे हेडलाइन लिखी रहती है कि ये प्रोडक्ट ऐसे, ये हेडलाइन लिखी है इन पे। तो हेडलाइन है, तो ऐसे याद करो, हेडलाइन वाले में खाद्य पदार्थ आ जाएंगे। एनर्जी आ जाएगी, तो एनर्जी लेने जाते हैं तो उसमें भी तो ये आ गया, जो पेट्रोल जैसे पंप वाला रखा है, तो इसमें भी हेडलाइन पे लिखा है कि पेट्रोल पंप है। उसके बाद परिवहन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, वहां पे भी हेडलाइन में लिखा होता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल जो हमें सीधे देखने पे मिल जाती, वही इसमें आ जाती हैं। तो खाना खाना हुआ, एनर्जी हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, दो तीन एग्जाम्पल याद रखने। इसमें से ऐसे कारक भी शामिल होते हैं जो अल्पकालिक और अस्थिर होते हैं। तो इसमें अगर हम खाद्य पदार्थ, ऊर्जा देखें तो कैसे अल्पकालिक और अस्थिर हो सकते हैं, कई रेट वगैरह। तो ये देखा जाता है। अब अस्थिरता जो देखते हैं, वोलेटिलिटी, वो देखें तो खाद्य और ऊर्जा में हमने देखा जैसे रेट चेंज, जैसे आलू का रेट है। आलू का रेट 10 रुपए होगा, कभी वो 50 रुपए तक चला जाएगा। तो रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो खाद्य में और ऊर्जा में भी तो होता है कि तेल के रेट, मान लो पेट्रोल का रेट 100 चल रहा था, वो क्या हो गया? 110 हो गया। तो या 101 हो गया, 102 हो गया, तो अस्थिर तो है ही ना। तो खाद्य और ऊर्जा ऐसी श्रेणियों में आता है जो मौसम और आपूर्ति के अनुसार प्रभावित होते हैं। जैसे कुछ खाद्यान्न अगर कमी आ गई मौसम के हिसाब से, वर्षा ज्यादा हो गई, वर्षा कम हो गई, ओलावृष्टि हो गई, तो खाद्य के जो रेट होंगे वो मौसम के अनुसार चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही एनर्जी है, जब एनर्जी की मांग ज्यादा हो जाएगी तो वो महंगे हो जाएंगे, तो प्रभावित करते हैं। जैसे बारिश के कारण सब्जी की कीमतों में क्या तेजी आ जाएगी, खराब हो सकते हैं। तो ये अस्थिरता के कारण हमने देखे। प्रभाव क्या पड़ेगा हेडलाइन का? तो प्रभाव, सीधा प्रभाव उपभोक्ता पे ही पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग तो खरीदेंगे ज्यादा, तो उपभोक्ता है ज्यादातर। तो उपभोक्ताओं को पड़ेगा, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की चीजों पे जो जेब खर्च हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो किसी की सैलरी 100 रुपए ही है, और जो रेट अभी तक वो 20 रुपए खर्च कर रहा था, 30 रुपए, वो अब कैसे हो जाएगा? 35 रुपए, 40 रुपए, अगर महंगाई बढ़ जाती। तो जेब खर्च का सीधा प्रभाव किस पे आया? उपभोक्ताओं पे आया है इसका। सीपीआई का माप कैसे होता है? तो कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही तो है इस पे। तो इसे अक्सर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति जो मापी जा रही है, वो किस हिसाब से मापी जा रही है,
तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार ये मापा जा रहा है। तो जो हमने देखा हेडलाइन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, तो हेडलाइन जो मापी जाती है तो हेडलाइन किसकी, उपभोक्ता, क्योंकि इसमें उपभोक्ता ही के तो रेट चेंज हो रहे हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उसके माध्यम से ही मापा जाता है। तो अब देखते हैं उप हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर इन्फ्लेशन में। हेडलाइन और कोर, इन दो तरीके के इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई है, मुद्रास्फीति। तो हेडलाइन में देखा जैसा कि हमने सभी वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है। वस्तुएं भी आ जाएंगी और इसमें सेवाएं भी आ जाएंगी। सेवाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी होटल में गए वहाँ खाना खाया, तो खाना खाने वाली चीज क्या हो गई, सेवा हो गई, क्योंकि वहाँ पर सर्व किया किसी ने, सेवा। ऐसे ही बैंक में गए, खाता खुलवाया, बैंक की सर्विस ले रहे, एटीएम चला रहे, तो ये सेवा हो गई, तो सेवा को कवर करता है, वस्तुओं को। अस्थिर कीमतों के कारण इसमें उतार चढ़ाव भी अधिक होता है। जैसे अभी देखा था कि मौसम के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो अस्थिर कीमतों के कारण इसमें उतार चढ़ाव भी अधिक होता है। ये हेडलाइन में देखा। अब कोर देखते हैं, जो कि थोड़ा इकोनॉमी के लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें अस्थिर श्रेणियों को बाहर रखा जाता है, जिनमें लगातार चेंज हो, जैसे खाद्य में चेंज हो सकता है, आलू के प्राइस बढ़ गए, किसी सब्जी के प्राइस घट गए, बढ़ गए, तो ये हो सकता है। ऐसे ही ऊर्जा ऊर्जा के प्राइस भी तो हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल के, तो ये प्राइस भी घट रहे हैं या फिर बढ़े प्राइस, तो इनसे भी होता है, तो इन्हें कोर से बाहर रख दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, उपयोगिता, दीर्घकालिक मुद्रास्फीति का विश्लेषण। अब इन्हें अस्थिर को बाहर रखा जाएगा, तो मुद्रास्फीति अल्पकालिक थोड़ी ना आएगी, दीर्घकालिक आएगी, तो इसी वजह से इसे कोर कहते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या आ जाएंगे, जैसे ये आया हेल्थ केयर है, एजुकेशन, ये लंबे समय में। अब फीस स्कूल की डेली तो बढ़ती नहीं है, या हॉस्पिटल के खर्चे डेली तो बढ़ते नहीं है, लगभग टेस्ट हो, दवाओं के प्राइस वो स्थिर टाइप के रहते सेम से। तो हेल्थ केयर हो चाहे एजुकेशन, ये कोर वाले एरिया वाले हैं। अब भारत में उदाहरण देखें जैसे इसके इन्फ्लेशन के, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में ऐसे पूछ लेते हैं ना कि ये चीज बढ़ रही है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे पूछे, मान लो हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो आम आदमी के महंगा हो जाएगा, जो कि हम समझ ही गए, आम आदमी का जीवन यापन कैसा महंगा हो जाएगा। अब मान लो आरबीआई अपनी मौद्रिक स्फीति तय करते समय कोर को अधिक महत्व देता है, लेकिन हेडलाइन को महत्व नहीं रखता है। ये अगर पूछे स्टेटमेंट में क्या ये सही है कि ये गलत है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा ना, कोर के बारे में सोचेगा, जो मेन होगा। हेडलाइन को ध्यान, हेडलाइन का, लेकिन हेडलाइन का क्या है, ध्यान रखता है, पर महत्व किसे देगा, कोर का भी। तो इसे हेडलाइन को कम महत्व दिया जाता है। अब हालिया देखें तो जनवरी 2025 में मुद्रास्फीति के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी अक्सर हेडलाइन है। अभी तो देखा, खाद्य पदार्थ मतलब हेडलाइन, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति में बढ़ रही है, तो खाद्य पदार्थों के कारण। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तरुण दास को लेकर। तो तरुण दास को सिंगापुर का मानद नागरिक सम्मान मिला है। तो तरुण दास हैं, उन्हें सिंगापुर का नागरिक कुछ सम्मान मिला है। तो ये याद रखना, तरुण दास हैं कौन, तो अपने उद्योग मंडल सीआईआई के पूर्व महानिदेशक हैं। तो सीआईआई जो अपना उद्योग मंडल है उसके पूर्व में, भारत और सिंगापुर के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, और जो थरगम सन्मुगरत्नम है उन्होंने दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, मेन तरुण दास को सिंगापुर में मिला है। तो तरुण दास को सिंगापुर में अवार्ड मिला है। अब सिंगापुर की हमने कुछ दिन पहले लोकेशन भी देखी थी, तो वो इम्पोर्टेंट है कि सिंगापुर कहाँ है। तो ये वाला एरिया ऊपर पूरा मलेशिया, ये इंडोनेशिया का है। अब सिंगापुर यहाँ छोटा सा सिटी है, कंट्री है, एक ही है, तो ये है। तो यहाँ देखा था हमने, जोहोरे करके स्ट्रेट है, जोरन या जोहोरे करके स्ट्रेट है ये वाला, और इसके नीचे ये सिंगापुर आइलैंड में पूरा है, और सिंगापुर ही है राजधानी वगैरह, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला है अनुराग श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री पुरस्कार है। तो पीएम पुरस्कार है ये, नाम ही है इसका, प्रधानमंत्री पुरस्कार। इसे प्राप्त किया है अनुराग श्रीवास्तव ने। प्राप्तकर्ता कौन है, अनुराग श्रीवास्तव। क्यों मिला है और कैसे मिला है, तो ये नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति विभाग है, उसके मुख्य सचिव हैं, और उन्होंने जल जीवन मिशन में सोलर पावर का अभिनव प्रयोग किया था। तो जल जीवन मिशन है, उसमें सोलर पावर, तो ये सोलर पावर, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, इनके इनमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसके तो अपर मुख्य सचिव ही रहे थे, जो अनुराग श्रीवास्तव है, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति वाले के। और जल जीवन मिशन में भी सोलर को इन्होंने इनोवेशन किया है। तो इन्हें भारत सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो इम्पोर्टेंट काफी रहेगा अनुराग श्रीवास्तव को। अगला है पीएम संग्रहालय सोसाइटी का पुनर्गठन। तो नए सदस्य हैं इसमें, स्मृति ईरानी और शेखर कपूर। तो स्मृति ईरानी और शेखर
कपूर को पीएम संग्रहालय सोसाइटी का पुनर्गठन में शामिल किया गया है। पुनर्गठन हमने देखा ही था, पुनर्गठन में दोबारा से सदस्य की नियुक्ति होगी, तो नए सदस्य आएंगे, तो स्मृति ईरानी जी और शेखर कपूर है। चूंकि पहले कैबिनेट मंत्री थी स्मृति ईरानी, अब है नहीं है इस टाइम कैबिनेट मंत्री, तो उन्हें इस पद पर मतलब यहाँ पे दिया गया है संग्रहालय सोसाइटी में। ऐसे ही शेखर कपूर है। अध्यक्ष इसके कौन से हैं पीएम संग्रहालय सोसाइटी के? तो नृपेंद्र मिश्रा को 5 साल का और कार्यकाल दिया गया। तो कौन है? नृपेंद्र मिश्रा को पीएम संग्रहालय का है। संग्रहालय पुस्तकालय का प्रबंधन और विकास करना इसका लक्ष्य है। अगला है मोरक्को को लेकर। तो मोरक्को में एक बड़ी चर्चा में रहा है मोरक्को, जैसे वर्ल्ड कप होता है, तो वर्ल्ड कप कार्यक्रम के दौरान क्या है, यहाँ 2030 में इसे आयोजन होना है, तो उससे पहले बताया जा रहा है यहाँ पे इन्होंने 30 लाख लावारिस कुत्ते को मारने की योजना बनाई है। 2030 में फीफा होना है यहाँ पे, तो 2030 का फीफा, उससे पहले कुत्तों को मारेंगे, लावारिस कुत्तों को। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा कहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, तो दुनिया भर में अब नॉर्मल है कि जो पशुओं के लिए कार्यकर्ता होंगे वो इसकी आलोचना करेंगे, और कुत्तों को जहर और बंदूक से मारने का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये मोरक्को चर्चा में। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मोरक्को का लोकेशन वगैरह। तो मोरक्को अगर देखेंगे तो कर्क रेखा ये जा रही है, जो भारत से भी आती है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर अफ्रीका में है ये वाला मोरक्को। मोरक्को में एटलस माउंटेन है, एटलस की पहले साइकिल चलती, तो एटलस वाला जो माउंटेन है वो ये रहा, एटलस माउंटेन मोरक्को में है। तो एटलस माउंटेन। अब मोरक्को की राजधानी है राबात। तो मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। और मोरक्को की दो सिटी बहुत फेमस हैं, जैसे एक है कासाब्लांका। तो कासाब्लांका फेमस है अपने सांस्कृतिक और कई कारण पे, समुद्र के तट के आसपास है। दूसरा है माराकेस। माराकेस को रेड सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के घर जो होते हैं लाल मिट्टी के बने होते हैं, मतलब काफी लाल यूज होता है कलर वगैरह मिट्टी, तो लाल मिट्टी यूज होती है, तो इस वजह से माराकेस फेमस में रहता है। तो तीन चीजें हमने पढ़ी। माराकेस में एटलस माउंटेन है, कासाब्लांका एक सिटी फेमस है, और माराकेस खुद एक सिटी फेमस है, राजधानी है राबात। तो ये चीजें देखी। अब इसी के ऊपर हमें देखेंगे तो ये जिब्राल्टर स्टेट है, जिब्राल्टर वाला जो मेडिटेरियन सी को जोड़ता है अटलांटिक सी से। तो जिब्राल्टर वाला एरिया है, पानी का वाला क्षेत्र है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बाद इसके देखें, माराकेस समझौता भी तो सुनते हैं हमने। तो माराकेस जो समझौता है वो 1994 का है। 1995 में इसी के तहत क्या हुआ था कि गेट तब्दील हुआ था डब्ल्यूटीओ में। तो गेट से डब्ल्यूटीओ जाने का जो रास्ता था वो किससे होकर गुजरा? माराकेस समझौते से होकर। इसे उरुग्वे दौर का समझौता भी कहा जाता है। तो उरुग्वे दौर अगर पूछ ले तो उसका भी यही है। गेट जो था जर्नल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड ट्रैफिक वाला, वो डब्ल्यूटीओ बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो उरुग्वे दौर के दौरान बना था। जो बार मतलब मीटिंगें होती थी उन्हें कहा जाता था उरुग्वे दौर। और जो समझौता पढ़ते हैं वो होता है माराकेस। तो ये लागू मतलब जो डब्ल्यूटीओ बना था 1 जनवरी 1995 में बना था, 94 में ये माराकेस समझौता हुआ। फिर दूसरी बार माराकेस और एक बार चर्चा में आता है एनवायरनमेंट में 2016 में। पेरिस समझौता जो हुआ था इंपोर्टेंट, पेरिस समझौता वो हुआ था 2015 में। उस पेरिस समझौते के तहत कई सारे लक्ष्य थे, उन्हीं के अंतर्गत माराकेस में पेरिस समझौते के तहत कोप 2020, कोप 2000 मतलब कोप जो 22 थी उसका 2016 में मेजबानी की थी माराकेस ने। तो माराकेस के बारे में दो तीन चीजें देखी। एक क्या है? रेड सिटी है। दूसरा क्या है? माराकेस समझौता है। माराकेस समझौता गेट वाला है। तो गेट से डब्ल्यूटीओ होगा, तो व्यापार है, व्यापार में किसी का अधिकार नहीं मारा जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं माराकेस को। उसके बाद है माराकेस में कोप 22 भी हुआ था, ये किसका था? पेरिस समझौते से संबंधित था। उसके बाद अगला आर्टिकल है निजी चंद्रयानों का प्रक्षेपण। अब निजी चंद्रयानों का मतलब क्या है? जैसे अभी सरकारें छोड़ रही थी, अब क्या हुआ है, स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क का है, तो स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स के द्वारा ही जापान और अमेरिका की कंपनियों के दो निजी चंद्रयानों को प्रक्षेपण किया। मतलब जापान और अमेरिका की निजी कंपनियां जो अपने चंद्रयान ले जा रही, जापान और अमेरिका देश नहीं, प्राइवेट इनका। कौन भेज रहा है? स्पेस एक्स। जो स्पेस एक्स जाता है इलॉन मस्क का, फॉल्कन वगैरह उनके रॉकेट है, फॉल्कन 9। तो ये यहाँ पे जो कंपनी है वो कौन सी? एक रेजिलियंस है, जो जापान की हमने पढ़ा ना, तो जापान की रेजिलियंस कंपनी आई स्पेस का यान जो है वो चंद्रमा पे उतारेगी 4.5 महीने बाद। तो आई स्पेस है जापान की कंपनी, इसका नाम क्या है? रेजिलियंस है। ब्लू घोस्ट है तो अमेरिका की कंपनी है, मतलब जो इस नाम है इसका ब्लू घोस्ट, पर जो कंपनी का नाम है वो क्या है? फायर फ्लाई एरोस्पेस का यान है, ये 2 महीने बाद उतरेगा। तो रेजिलियंस और ब्लू घोस्ट ये दो यहाँ जाएंगे, और ये फायर फ्लाई का है, और ये वाला है आई स्पेस, यानी उतरेंगे। तो निजी क्षेत्र का स्पेस एक्स लेके जा रहा है, दो हैं, एक रेजिलियंस और एक ब्लू घोस्ट करके यहाँ है। भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत हुई है, ये जीत आयरलैंड के खिलाफ हुई है, तो बस इतना याद रख सकते हैं, आयरलैंड के खिलाफ हुई है, 435 रन बनाए थे।
उसके बाद है अगला आर्टिकल, काशी में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय है। अब काशी चूंकि दुनिया का सबसे पुराने शहर है, तो काशी में हिंदी का पहला, मतलब हिंदी का देश का क्या हो रहा है, पहला हिंदी साहित्य भाषा। अब हिंदी का साहित्य भी तो पुराना है, जैसे काशी पुराना है, हिंदी का साहित्य भी पुराना है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि काशी में देश का पहला हिंदी साहित्य, पहला और है तो इंपॉर्टेंट हो जाए, पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय हो जाएगा। अब मोदी जी यहाँ जाते तो हिंदी में ही तो बोलते हैं, तो हिंदी का संग्रहालय हो जाएगा यहाँ पे, तो हिंदी का। वाराणसी के राज्य हिंदी संस्थान, वाराणसी के राज्य हिंदी संस्थान जो परिसर है, मतलब इसका नाम है राज्य हिंदी संस्थान परिसर, वहां पे ये निर्माण होगा। तो कहाँ पे होगा, राज्य हिंदी संस्थान परिसर में, काशी में है हिंदी संग्रहालय। विशेषताएं क्या होंगी, वही पुस्तकें, तस्वीरें, ये सब पांडुलिपियां वगैरह रखी जाएंगी। उसके बाद है आईआईएम, कौन सा आईआईएम, आईआईएम अहमदाबाद, यहाँ लिखा है आईआईएम अहमदाबाद। पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए पंचायती जो मंत्रालय था उसका, अपना जो पंचायती मंत्रालय, उस पंचायती मंत्रालय ने ये कहा आईआईएम अहमदाबाद से कि कुछ ऐसा एक बनाओ सिस्टम जिससे क्या हो, राज्यों के जो पंचायत है उनकी आय बढ़ जाए। तो उन्होंने बनाया गुरु मंत्र। तो नाम ये पूछ लेगा गुरु मंत्र किससे संबंधित है, तो आईआईएम अहमदाबाद ने पंचायतों के जो आय बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम कह सकते हैं, या एक जो रणनीति है वो कह सकते हैं, तो ये क्या है, गुरु मंत्र है। तो राज्यों के लिए हो गई, तो इसमें उनकी टैक्स, जीएसटी, उनमें हिस्सेदारी की बात कही गई है। वित्त अधिकार नहीं दिए गए तो इन्हें देने की बात कही है। तो ऐसी चीजें कही हैं जिससे पंचायतों की आय का वृद्धि हो सके। अगला है काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम नाम से ही लग रहा है, काशी तो काशी और तमिल वाला एरिया है। तो प्रयागराज, वो वाराणसी में 15 से 24 फरवरी के बीच में होगा, काशी में। और काशी और तमिल संगमम है, जो तमिल संगमम तो काशी में ही होगा, मतलब वाराणसी में। वो कब होगा, फरवरी में होगा। उद्देश्य क्या है, उत्तर दक्षिण की संस्कृति को जुड़ाव करना। समर्पण किसे समर्पित किया गया, तो अगस्त ऋषि को। अब अगस्त ऋषि क्यों फेमस है, तो तमिल भाषा के जनक कहे जाते हैं अगस्त ऋषि, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगस्त ऋषि ऋग्वेद से भी संबंधित आते हैं। प्रतिभागी कई, तो इनमें छात्र वगैरह गए ही हैं। तो ये अगला है राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड का शुभारंभ, वो हल्दी बोर्ड का शुभारंभ। तो ये क्या, हल्दी के लिए बोर्ड ही बना दिया है। तो कहाँ पे है मुख्यालय, निजामाबाद, तेलंगाना। तेलंगाना में ही क्यों है, क्योंकि हल्दी का ज्यादातर उत्पादन उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है, और तो उष्णकटिबंधीय जलवायु सबसे अच्छी दक्षिण में मिलती है। तो आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, ये क्षेत्र जो है, केरल नहीं है इसमें। तो ये इन क्षेत्रों में ये ज्यादा होती है हल्दी। तो कहाँ पे, इस वाले तट पे, एक तो पूर्वी तट कर लेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। इन क्षेत्रों में हल्दी बोर्ड का, मतलब हल्दी के लिए जो जो फसल है वो ज्यादा उत्पादित होती है। मुख्यालय कहाँ बना है, तेलंगाना में, जो कि निजामाबाद है। तो तेलंगाना इंपोर्टेंट है। इसके बाद शुभारंभ किया है तो अपने जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। पहले अध्यक्ष होंगे पल्ले गंगा रेड्डी। अब रेड्डी नाम करके जो नाम आते हैं वो साउथ में ही तो आते हैं, आंध्र प्रदेश की तरफ, तो रेड्डी याद रख सकते हैं। या और नाम क्या है, गंगा करके, जबकि गंगा नाम है, और ये है कहाँ के, साउथ के। हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बने, तो ऐसे याद कर लेना इन्हें। अगला है भारतीय स्टार्टअप के अंतरिक्ष में बड़ा कदम है। तो स्पेस एक्स के द्वारा, अभी हमने देखे जापान और अमेरिका के 2 मिशन लॉन्च किए गए थे। अब उसी स्पेस एक्स के द्वारा अपने भी 2 यान जा रहे हैं। उन कंपनियों के नाम का एक पिक्सल है, एक दिगंतारा में मिशन है। तो ये पिक्सल और दिगंतारा ये अपने प्राइवेट स्टार्टअप हैं, इनके अंतरिक्ष में अपने अपने ये क्या भेज रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो पिक्सल और दिगंतारा, ये पूछा जाएगा क्या है, तो भारतीय स्टार्टअप है। पिक्सल जैसे गूगल पिक्सल आता है फोन वगैरह, तो ऐसा नहीं है जो पूछ ले पिक्सल किसका है, गूगल का है, तो ये गलत हो जाएगा। पिक्सल अपना स्टार्टअप है, एक दिगंतारा तो नाम से लग रहा है। तो ये, अब जो पिक्सल है वो क्या करेगा, तो हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेंसी तकनीक का उपयोग करेगा। तो अब नाम है स्पेक्ट्रल वगैरह, तो अधिक बैंड पर पूर्व पृथ्वी का पूर्वावलोकन करेगा। कृषि पर्यावरण की निगरानी, तो जो पिक्सल है वो पिक्सल फोटो खींचेगा किसकी, कृषि की रक्षा और निगरानी, पर्यावरण की निगरानी, ऐसे याद कर लेना, पिक्सल से कृषि पर्यावरण की करेंगे। क्यों, क्योंकि अधिक बैंड का उपयोग करके पृथ्वी का अवलोकन करेगा, अवलोकन। फिर दूसरा है दिगंतारा, ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट स्पेस कैमरा है। तो दुनिया का पहला है, चूंकि पूछ लेगा, तो दिगंतारा है। तो दिगंतारा पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट स्पेस कैमरा है। अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करेगा। तो इंपोर्टेंट क्या है, ये अंतरिक्ष मलबे के लिए, अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट पुरानी डली है, टूटी है, तो वो मलबा फैल जाता है, वो मलबा सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूमता रहता है चारों ओर। तो मलबा समस्या बनेगा आगे वाली सैटेलाइटों के लिए। तो मलबे की निगरानी और सुरक्षा
करना है अंतरिक्ष में, दूसरा क्या है, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करना है। तो दिगंतारा का ज्यादातर लक्ष्य ऐसा है अंतरिक्ष वाला, जबकि पिक्सल का लक्ष्य कृषि पर्यावरण इनको करना। दोनों क्या है, भारतीय स्टार्टअप है। भेजे किसके द्वारा गए हैं, तो इसरो के द्वारा नहीं भेजे गए हैं, ये भेजे गए हैं स्पेस एक्स के द्वारा। तो ये था आज 16 जनवरी का करंट अफेयर्स।